Mano, unmute you. Raviji, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Good evening, friends. On behalf of the Bombay Yarn Merchant Association and Action Limited, I welcome you all to the 9th Bombay Yarn Merchant Association Action webinar. आज के हमारे स्पीकर है श्री रवि प्रकाश जी बुबना. रवि जी एविया1 कैपिटल के फाउंडर हैं. रवि जी के बारे में क्या बताना है? उनको कैपिटल और फाइनेंस इंडस्ट्री का 3 दशकों से ज्यादा एक्सपीरियंस है और वह इंडिया के नॉन बैंकिंग फाइनेंस के दिग्गज माने जाते हैं. रवि जी ने एडलवाइस ग्रुप का क्रेडिट आर्म को बिल्ड किया एज मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ एंड ESL ऑफ एडलवाइस MBFC. उनके अंडर एडलवाइस का होलसेल फाइनेंस बुक ओवर $4 बिलियन, लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था. उनके पहले वह बिरला ग्लोबल फाइनेंस के जॉइंट प्रेसिडेंट और कंट्री हेड थे. अब उनकी कंपनी एविया1 कैपिटल एक क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल क्रेडिट फंड स्पॉन्सर करती है और एडवाइजरी सर्विसेज देती है जो उनके क्लाइंट के यूनिक नीड्स को मद्देनजर रखते हुए टेलर मेड सर्विस बनाती है. रवि जी ने आज बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन वेबिनार के लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाया है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फाइनेंस के अहम मुद्दे को हाइलाइट्स करेगा. रवि जी 45 मिनट्स के लिए अपना मार्गदर्शन देंगे हमें और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट हम उनका साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे. सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिखे, चैट पे ना लिखे. ओवर टू यू श्री रवि प्रकाश जी बुबना. Thank you, Jayesh bhai. Thanks for inviting me here. Jayesh bhai, I would like to introduce Jayesh Pathak to everyone. Thanks. I think Jayesh bhai is doing fantastic job for the association. But for me, he is a friend and we are friends since last more than 30-35 years. And the kind of work which he is doing for Yarn Association and various other social activities, I think all of us knows very well. And I must say that you need an applaud for this. Thank you, Jayesh bhai. My pleasure, sir. Now I would like to take this session forward. See, दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड एक जो महामारी है वो काफ़ी बुरी तरह फैली हुई है. मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं जो कि डे इन डे आउट उसका स्कोर दिखाते रहते हैं. इनफैक्ट कल मेरा कजिन मुझे जब मैं देख रहा था तो ही वाज सेइंग दैट oh nowadays you also started seeing score on TV because now there is no IPL and no test match. So it's like it becomes it becomes so bad. मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी लास्ट वीक एक वेबिनार पे था, उसमें किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आफ्टर सीइंग at evening when we go to bed we become very depressed, very disappointed. क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक ही है कि ये जब शुरू हुआ था उसके पहले क्या हम में से कोई भी आदमी दिन में 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखता था? आंसर इज नो. जयेश भाई आप बताइए, 1-1.5 घंटे से ज्यादा आप देखते थे क्या टीवी? नहीं, बराबर. एंड अब ये हो गया कि अब हम 12-12 घंटे 11-11 घंटे टीवी देखते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बीच में 1-2 दिन तो मैंने भी करीबन 7-7, 8-8 घंटे टीवी देखा और मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ. तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक समथिंग ऑन कोविड. लेट मी गो बैक टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन आवर GDP. एज पर जो हमारा जो एस्टिमेट है अक्रॉस द ग्लोब, जो GDP मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज गोइंग टू बी नेगेटिव बारिंग इंडिया एंड चाइना. एंड दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन इन GDP. आई थिंक जो वर्ल्ड की GDP है वो 4.5% से गिर रही है और वो नेगेटिव -2.2% हो रही है. इसमें
इंडिया अदर देन चाइना, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसकी जीडीपी एस्टिमेट आज के दिन पॉजिटिव गिनी जा रही है. वी आर गोइंग टू बी 2.1% फ्रॉम 6%. नाउ इस साल हमारी जो इस साल जो हमारी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू थी वो थी $2.9 ट्रिलियन. एंड जो हम एस्टिमेट कर रहे थे 2025 में, जो कि हमारी करंट गवर्नमेंट का एस्टिमेट था, दैट वी आर गोइंग टू बी $5 ट्रिलियन बाय 2025. आई डोंट नो ये 2025 में ये होगा नहीं होगा, और हम लोग इसको हमारा जो ये रिवीजन होगा, इसको क्या होगा वो हमको टाइम विल टेल. एंड ये जो कोविड की जो करंट सिचुएशन है, जो हम हैंडल कर पा रहे हैं, या हमारा जो जीडीपी विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज ऑल गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ अर्ली एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंड जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से मैं ये बोलूँगा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने इसको अबाइड किया है. एवरीवन स्टूड बाय गवर्नमेंट that yes, this is how we can work, this is how we can fight. But अगर हम ये देखते हैं तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि कोविड इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस इकोनॉमिकली ऑल्सो वेरी बैडली. मैं बोल सकता हूँ वेरी बैडली बोल दो, या फिर इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. देयर इज गोइंग टू बी डिसरप्शन अक्रॉस द सेक्टर इन डिमांड एंड सप्लाई. Government spending on infra is going to get affected, maybe constrained due to social support funding. जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाएगा. There is going to be significant lower fiscal collection, divestment, FDI, etc. In India Inc. जो है उसका मैं ये बोल सकता हूं कि देर इज गोइंग टू बी इम्पेरिमेंट ऑन लिवरेज, इम्पेरिमेंट ऑन अर्निंग्स. एंड जो लिवरेज है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिलेमा रहेगा. डेली वेजेस और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, more than 400 million people are going to get affected because of this. There is going to be trade balance, global trade balance, which is going to affect in a big way. Major exports commitments are going to, major export countries are going to be epicenters. Rupee is going to depreciate in a big way. Savings, there is going to be savings grace. Subdued crude price. I don't think any one of us have thought of this kind of fall in food price, or rather negative food price. So, but at this moment, nobody is going to be in a position to take advantage of that. हम में से सभी लोगों की वेल्थ इरोजन हो गई है 35%. जैसे कि पिछले 6 हफ्तों में मार्केट 35% फॉल हुआ है. अदर देन दैट वेल्थ इरोजन और भी कई तरीकों से हो गई. लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोगों के ऊपर लाइबिलिटीज आ रही है, बैंकों का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, वर्किंग कैपिटल की दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं. सो इफ वी टेक ऑल दिस, तो जो जीडीपी फोरकास्ट इज गोइंग टू बी ड्रास्टिकली लो बाय 66%. अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इंडस्ट्री इज गोइंग टू हिट ऑल अक्रॉस विद दिस. एंड द बिगेस्ट वन जो मुझे दिख रहा है वो है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस. जो सारे के सारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हुए हैं वो सारे कैंसिल होने की कगार पे खड़े हैं. अनएब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल,
so on and so forth. There are a lot of things. I think there are some, we have highlighted 18 out of this. मैं उसमें से कुछ बता रहा हूँ, जैसे forex loss, bad debts, availability of capital, labor crisis, raw material shortage, so on and so forth. So project completion. So business across is going to get impacted due to this. There are some sectors which are going to get affected as a high risk, and there are some which are going to be medium risk. I don't think there are going to be something which is low risk. Say for example, aviation is going to be the highest risk. Aviation is going to be highest, tourism, hotel industry, then real estate, so on and so forth, logistic. The जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उससे लोगों को उम्मीद है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है उससे लोगों को उम्मीद है, क्योंकि कोई मजाक में बोल रहा था बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स इन अ बिग वे. लेट्स टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल. मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इज, जिसकी ओवरऑल मार्केट साइज जो है वो 29 ट्रिलियन की है, और अप्रोक्सीमेटली 86 मिलियन वर्कफोर्स वहां पे काम करती है, विच इज 12% ऑफ टोटल वर्कफोर्स. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि आप सब टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं. डोमेस्टिक टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री जो है, इट स्टूड $140 billion in 2018, इंक्लूडिंग हैंडक्राफ्ट. इसमें से 100 बिलियन वाज डोमेस्टिक एंड 40 बिलियन वाज एक्सपोर्ट. इसकी जो हाईलाइट है वो ये है कि जैसे हम सब बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी विच इज एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दिस कंट्री. आफ्टर एग्रीकल्चर सेकंड लार्जेस्ट इज टेक्सटाइल. टेक्सटाइल employs 45 million people, and जो हमारी जो जीडीपी है उसका 13% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल, विच इज 2.3%. 2.3% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल. सो दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आप एक देश की जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हो, और आई थिंक जितना सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी टेक्सटाइल वाले ही कर रहे हैं. जहां तक मेरे जितने भी टेक्सटाइल फ्रेंड्स से मेरी बात हुई उनसे मुझे मालूम पड़ा, टेक्सटाइल, when we say that 45 million people are directly engaged in textile, 60 million people are engaged through allied activities, chemical and various other suppliers, packing material, so on and so forth. When we talk of most laborers are semi-formal labor, there are daily wage labor also. Before COVID, textile industry was poised for a big growth. जो कि I don't know how it is going to get impacted now, because textile जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो बढ़ रही थी. राइजिंग पर कैपिटा इनकम, higher disposable income in the hands of middle class, lower middle class, upper lower middle class, इनके पास ज्यादा बढ़ रही थी. जो और ऑर्गेनाइज रिटेल लैंडस्केप जो था, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन और ई कॉमर्स एक्टिविटी काफी बढ़ रही थी. बट नाउ how ecosystem of industry got damaged due to COVID. Let's talk of production and demand. Let's talk of production and demand. Industry बाहर से बताना. इंडस्ट्री जो है उसमें प्रोडक्शन जो होता है और जो डिमांड होती है, इट इज जनरली बेस्ड ऑन सीजनल रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों की. फॉर एग्जांपल समर एंड विंटर.
एज ऑफ टुडे जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, all the goods which currently are under production and dispatch are meant for summer season, but due to lockdown it is not got dispatch. जनरली जो इसकी सीजन होती है, जो मार्च से मई या जून की सीजन होती है, विच जनरली लोग बोलते हैं कि वेकेशन से लेकर के और रमजान तक की सीजन होती है, उसमें जो माल बना हुआ था वो सारा का सारा माल अभी पड़ा रह गया। ये जो इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट ईयर की समर सीजन में एट अ प्राइस आप बेच सकेंगे। व्हेन हम सेल्स की बात करते हैं तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल डिमांड सारी की सारी होल्ड डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। होलसेल एंड रिटेल सेल्स ऑफ अपैरल्स, जो कि 74% ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सिग्निफिकेंट डी ग्रोथ देखेगा ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के हाथ में अब जो है, अब इनकम कम हो जाएगी, लोगों के खर्च करने के तरीकों में फर्क आ जाएगा। पहले लोगों को ये था कि कल फिर पैसा आ जाएगा, अब जैसे सैलरी क्लास है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी सैलरी उनकी सैलरी कट हो सकती है। Some people are expecting job loss. At higher level also people are going to expect that big time salary. अच्छा, मैं आपको ये सब चीज डरा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ये रियलिटी है, ये यथार्थ है जो हम सब फेस कर रहे हैं। सब घर पर बैठ के ये चीजों की बातें करते हैं कि कल क्या होगा। हम में से किसी ने भी आज के 4 महीने पहले या 5 महीने पहले इसकी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसी एक सिचुएशन आएगी जिसमें हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा। एक टाइम था जब हम आपस में किसी को फ़ोन करते थे और बात करते थे कि बॉस मिलना है, आपका थोड़ा समय चाहिए, तो लोग ये बोलते थे टाइम नहीं है। कई लोग ऐसे थे जो 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट देते थे, कई लोग ऐसे थे जो 3 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट देते थे। मैंने बॉम्बे के एक वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2-3 महीने पहले नहीं मिलता था। मैंने वैसे ही उनको फ़ोन किया, उन्होंने 1 घंटे में फ़ोन उठा लिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो बोलते हैं अभी कोई आता ही नहीं है रवि, अब आएगा भी कैसे, क्योंकि सब कुछ बंद है और मुझे पता नहीं ये प्रैक्टिस आगे चलेगी कैसे, क्योंकि कोरोना तो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सो आई थिंक ऑफ कोर्स इसके अंदर टेंशन बहुत है, बट इन अ वे मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं न कहीं लोगों को कोरोना का एक धन्यवाद भी देना चाहिए कि बिकॉज ऑफ कोरोना लोगों के पास इतना समय आया कि वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने घर से, आई थिंक जयेश भाई से जब कल मेरी बात हो रही तो जयेश भाई बोल रहे थे कि रवि इतने साल बाद मैंने पहली बार मेरे घर को बहुत ध्यान से देखा। मैंने बनाया तो था पर वो आर्किटेक्ट बना गया था, पहली बार मैंने मेरे घर को खूब ध्यान से देखा। तो बात यह है कि हम सब वो काम कर रहे हैं जो हमने इतने सालों में नहीं किया। जब हम बात करते हैं सेल्स, देन हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि जैसे बायर्स है, आज के समय पे बायर्स सारे क्लूलेस हैं। दे डोंट नो व्हेन डिमांड इज गोइंग टू कम बैक, दे वांट टू गो बैक। जो बायर्स है, आई थिंक मैं इंडस्ट्री में कई लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उसमें लोग ये बोल रहे थे दैट मोस्ट कई बायर्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू गो बैक टू देयर कमिटमेंट्स बिकॉज ये शिपमेंट वगैरह सारे बंद हैं, लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो फॉरेक्स लिए हुए हैं उस फॉरेक्स के अंदर उनको अपने जो फॉरेक्स के कमिटमेंट है उनको वाइंड अप करने पड़ रहे हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो यूरोप और इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है तो अपने इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। यूरोप एंड यूएस आर 2 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 6% जो हमारा एक्सपोर्ट था वो यूएस में और यूरोप में जाता था। आई डोंट नो अब क्या होगा, क्योंकि
यूएस, इटली, स्पेन, यूके, ये सारे के सारे मास आउटब्रेक्स हुआ इसमें, एंड दे आर फेसिंग डेथ रेट, उनकी जो डेथ रेट है वो 10% है। अब तक जो उनकी डेथ रेट है वो 10% है। फॉरेन बायर्स विल टेक टाइम एज दे आर अफेक्टेड मोस्टली एंड विल वेट टू ट्रेवल। इसी तरीके से अगर अपने बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो था सारा का सिस्टम में, तो उस वो रीडिफाइन होगा। जैसे कि पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लोगों को माल हाथ में लेकर के, ऐसे सब लोग हाथ में लेकर के टेस्ट देखते थे उसको और उसके बाद आगे बढ़ते थे। अब वो पूरा का पूरा रीडिफाइन होगा। ई कॉमर्स सिग्निफिकेंटली इसके अंदर आगे आएगा। जो सप्लाई चेन है वो पूरी की पूरी रीडिफाइन होगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल का भी जो सोर्सिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं, कई कई आइटम ऐसे थे जो आप चाइना से इंपोर्ट करते थे। आई डोंट नो वेदर चाइना से उतना इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा। when we talk of प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के अंदर भी मैं ये सब चीजें, आप मुझे पता है कि आप लोगों को सबको ये चीजें पता है, पर मैं इसलिए सब चीजें बता रहा हूँ कि आप डे इन डे आउट इन चीजों को सोच रहे हो, और इसका क्या सॉल्यूशन है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। फिक्स कॉस्ट रिक्वायरमेंट टू कीप फैक्ट्रीज इन ऑपरेशनल व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोडक्शन इशू, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू लोअरिंग मार्जिन, लेबर कॉस्ट। जब मैं लेबर की बात करता हूं तो ये इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जो आपके इसमें गुड्स के अंदर आई थिंक मेजर कॉस्ट जो है वो लेबर कॉस्ट होती है। ये जो लेबर कॉस्ट है, इस समय पे आप अनयूटिलाइज लेबर की कॉस्ट पेमेंट करोगे, और मेजोरिटी जो लेबर है वो सैलरी लेने के बाद में हो सकता है अपने नेटिव चली जाए, और उसके बाद में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं ये सारी बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम्स को लोगों को ये सब प्रॉब्लम पता नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। जैसे कि आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स, एनबीएफसीज एंड अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन टू ग्रांट मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन फॉर 3 months। आई डोंट नो, अगर ये आगे बढ़ा तो हो सकता है 3 months का ये टाइम और आगे बढ़ सकता है। जो रीपेमेंट जो ड्यू था मार्च के अंदर, अब वो 31 मई 2020 पे ड्यू है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है वो भी ईज हो गया है। आई थिंक CCOD सैंक्शन जो है बोरोवर्स का, वो अब रिकास्ट होगा, रिकैलकुलेट होगा। एंड जो मेरी बैंकों से भी बात हो रही है और जो इंडस्ट्री में भी बात हो रही है, सम पीपल आर सेइंग कि कुछ हो नहीं रहा, बट कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ड्राइंग पावर और जो वो है और जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है, ड्राइंग पावर बढ़ा है। एट द सेम टाइम, जैसे कि हमने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने दे हैव प्रोवाइडेड 24% ऑफ वेजेस टू दोज अर्निंग लेस देन 15,000 रुपीज अ मंथ विथ 100 एम्प्लॉइज, लेस देन 100 एम्प्लॉइज का है। आई थिंक ESIC के अंदर भी काफी बेनिफिट मिला था। बट अगर हम ये बात करेंगे ये सारे ट्रेंड से होगा क्या, इससे सारा का सारा बिहेवियरल चेंज होगा। कंज्यूमर आर गोइंग टू गेट रीडिफाइंड, और जो गवर्नमेंट मेजर जो है, जो कि इसके आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे कई लोग ये बात करें कि भाई ये जो इंडस्ट्री है इतने स्ट्रगल से गुजर रही है, क्या गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को 1 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का मोरेटोरियम दे सकती है। आई थिंक आपके जो एसोसिएशन है उसके थ्रू ये बात करनी जरूरी है। कई लोग बोल रहे थे कि इंडस्ट्री इंटरेस्ट वेवर करना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि इंटरेस्ट वेवर के लिए कोई एग्री होगा कि नहीं होगा, बट जैसे कि अपने बात करते हैं कि जो मिनिमम बैंक लैंडिंग रेट है जो 4.5% है, उसके ऊपर 2%, 2.5% मार्जिन के ऊपर आप अगर बात करें, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर टफ का पैसा पहले भी दिया हुआ है सरकार का,
तो ये हो सकता है। जैसे आपको बताऊं, जो एनपीए नॉर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए एनपीए नॉर्म्स रिक्लासिफाई होंगे, और उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं कि ये लोन, ये नॉर्म्स रिक्लासिफाई होने चाहिए, SMA1 SMA2 उसके नॉर्म्स रिक्लासिफाई होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर टू रिवाइव क्विक, मतलब जैसे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन खत्म होता है उसके बाद में गवर्नमेंट को लेबर अवेलेबिलिटी इमीडिएटली करवानी चाहिए। पर एक जो चैलेंज है वो ये भी है कि करेंसी इज गोइंग टू वीकन, एंड हाउ वी आर गोइंग टू manage the struggle, how we are going to manage the struggle and opportunity। अगर मैं नियर टर्म स्ट्रगल की बात करता हूं तो लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी बातें आती है। मीडियम टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उसमें एक डिवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। इनपुट कॉस्ट जो है, जैसे अपने जो एसोसिएशन है उसको थ्रू बात कर सकते हैं, फ्यूल, एनर्जी, रेंट रिलीफ मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हैं, उससे आप ये बात कर सकते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया जाए। क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है कि जब चालू होगा तो जो फिटेस्ट रहेगा वही सरवाइव करेगा, और उसके अंदर आपका एसोसिएशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो मैं ये बोलता हूं कि एग्जिस्टिंग लेबर मार्केट कंडीशन कपल्ड विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, फेवरेबल फॉरेक्स rates could see textile export market also going to get strengthened in a big way। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो लोग हैं वो चाइना से, जो लोग चाइना की तरफ जिनका झुकाव था वो वहां से मूव करेंगे और उनका झुकाव फिर इंडिया की तरफ आएगा। और अब मैं इसमें बात करता हूं जो आज का टॉपिक था, हाउ टू मैनेज फाइनेंस। दोस्तों, कैपिटल एंड फाइनेंस, they always play critical role in business, not only textile business, any business historically। But the question is that most of the people, उनकी कैपिटल लास्ट 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, या जैसे उसके पहले थोड़ा सा मंदी का दौर चल रहा था तो उसके अंदर लोगों की कैपिटल इरोड हुई है। टेक्सटाइल के अंदर फ्रेश कैपिटल आई नहीं है, और जो फाइनेंस, जो बैंकिंग फाइनेंस है, बैंक से जो लोग फाइनेंस लेते थे वो लोगों की फाइनेंस के जो लिमिट्स है वो रीएस्टैब्लिश हुई नहीं है। तो होगा क्या, होगा ये कि हमको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। द सेम कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री with same margin of operations can sometimes get different results on the basis of their financial strength, capital structure and prudent financial management। जो क्वेश्चन अब इस समय आएगा वो ये है कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस, हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल मोर इफिशिएंटली। सी, एक बार लगातार अगर पैसे मिलते जाएंगे और दूसरी तरीके से हम पैसे खोते जाएंगे तो 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 ये तो पॉसिबल है नहीं। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है या ध्यान में आता है कि मैं जब मेरे प्रीवियस जॉब में एडलवाइज में लर्निंग करता था तो मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ बैठा हुआ था एक दिन। बहुत रिनाउंड रियल एस्टेट डेवलपर था।
उसका बोलना ये था कि रवि जी, जिस तरीके से हमको पैसे मिल रहे थे रियल एस्टेट डेवलपर को, हमको सारी बम्बई खरीदनी थी। हमको तो ये लग रहा था कि हमारी बाल्टी के अंदर नल से रोज पैसा गिर रहा है, और उस समय पे हमने ये नहीं देखा था कि हमारी बाल्टी के नीचे जो उसका बॉटम है वो है ही नहीं, तलिया है ही नहीं। तो बोलता रवि जी, अगर बाल्टी में तलिया नहीं, बाल्टी में अगर तलिया लगा लिया होता तो पूरी बम्बई खरीद ली होती थी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन मैनेज आवर फाइनेंस इन अ prudent manner, because we have seen companies go worse because of mismanagement of finance. In this time, in the time like this, when capital and liquidity is tough to get, corporate needs to manage available capital and liquidity efficiency. They need to make trade-off between margin and liquidity. See, as of now, मैं ये बोल सकता हूं कि liquidity is going to be key. जो कैश आपके हाथ में रहेगा वो की है। सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी, ये इंडस्ट्री जो बहुत थिन मार्जिन की इंडस्ट्री है। आई डोंट नो, जयेश भाई बताएंगे, पर मेरे हिसाब से 12 या 15% मार्जिन होगा जयेश भाई। ईयरली ना, बहुत हाँ, सही बात है, आपने बताया, राइट बात है। तो 12 से 15% मार्जिन है। अब ये बात क्या है कि अगर आपको कैपिटल रखना है तो वेदर वी यू नीड टू सेक्रीफाइस द मार्जिन, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट 1.5 ईयर, 1 या 1.5 साल तक अगर जो सर्वाइव कर गया वो इस बिजनेस में राजा हो जाएगा। यू टू एंश्योर कैश फ्लो अवेलेबिलिटी इज प्रीडोमिनेंटली यूज टुवर्ड्स बिजनेस। मतलब जैसे क्या होता है ना कि थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे हैं, जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या जितनी भी इंडस्ट्री उसमें बहुत सारे मारवाड़ी गुजराती लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो कैश फ्लो कई बार शादियों में और इस इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में डाइवर्ट हो जाते हैं। मैंने देखा है मेरी आंखों से, और मैं कई बार उन शादी वालों को बोलता था, मैंने कहा यार तुम तो मेरे ही पैसे से शादी करते हो और मुझको शादी में बुलाते हो। तो ऐसा है कि लोग 50-50, 100-100 करोड़ रुपया शादियों में खर्च करते हैं। आई थिंक ये कहीं कहीं कम हो जाएगा। पीपल नीड टू, ये सारे मेजर है जो हमको करने चाहिए, सारे मेजर आप लोगों को पता है, बट मैं सिर्फ आपके हाईलाइट पे ला रहा हूँ। नीड टू कटेल वर्किंग कैपिटल साइकिल लाइक इन्वेंट्री, होल्डिंग एटसेट्रा। हमको इन्वेंट्री किस तरीके से कम इन्वेंट्री करनी है, होल्डिंग कैसे कम करनी है। एक चीज बहुत क्लियर है कि जो पहले लोग होल्डिंग करते थे कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा, तो अब उसको भूलना है हमको। अब कोई भी चीज में आपको, आप ये देखोगे कि यान का ये पर्टिकुलर आइटम है, ये यान में आई डोंट नो, मैं आपको मेरा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं आज के 30 साल पहले मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था परशुरामपुरा ग्रुप से, परशुरामपुरा सिंथेटिक्स एंड परशुरामपुरा इंडस्ट्रीज से, और मैंने सारा टेक्सटाइल बिजनेस वहां से सीखा है। और उसके पहले हमारा फैमिली बिजनेस रॉ कॉटन का होता था, रॉ कॉटन का, तो मैं कॉटन ग्रीन हमारी ऑफिस में भी जाया करता था। तो मैं आपको बताऊं, उस समय पे ये होता था कि जब बजट आता था उसके पहले देखा जाता था कि अब बजट में कितनी ड्यूटी बढ़ने वाली है, उसके हिसाब से रिलायंस से और सब जगहों से माल लिया जाता था, दिया जाता था। और जब वो लगता था कि भाई कहीं पे कुछ है, तो रॉ कॉटन जो है उसको स्टोर कर लेते थे या उसको शॉर्ट सेल कर लेते थे। बट इस समय पे आपको वो सारी जगलरी से बाहर निकलना है। जो फॉरेक्स है, रिक्वायर्ड फॉरेक्स का ही काम करना है, और वो फॉरेक्स में भी आपको, मतलब यू डोंट हैव टू प्ले विद फॉरेक्स। सी, एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों ने फॉरेक्स को प्रॉफिट लॉस करने का बिजनेस बना रखा है, लोग उसके अंदर भी पैसा कमाते हैं। मेरे हिसाब से फॉरेक्स इज अ हेजिंग मैकेनिज्म विच इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। उसको एक हेजिंग मैकेनिज्म के जैसे ही यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो जो रूपी में चेंज होता है, ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। एट द सेम टाइम, continue engagement with customer to ensure optimum rationalization of receivable। मुझे पता है कि सारे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट की बात करेंगे, और पर हमको ये कोशिश करनी है कि भाई हमको कितना पैसा आप जल्दी दे सकते हो। बिसाइड्स दैट, some thought call needs to take at cost rationalization, hold on certain product lines, at the same time ensure the business continuity। अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट लाइन है तो आपको उसमें से ये देखना है कि कितनी प्रोडक्ट लाइन को आपको चलाना है, सो दैट योर बिजनेस कंटिन्यूज। डेट रीअलाइनमेंट in tune with new normal cash flow। Even some thought
decisions with respect to rigid capital structure may be required. At the same time, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आज हम सब घर में रह करके काम कर रहे हैं। मेरी एक बहुत बैंक के सीनियर प्रोफेशनल से बात हो रही थी, बहुत सीनियर रिनाउंड, शायद आप सारे लोग जानते हैं, उनसे बात हो रही थी, और वो ये बोल रहे थे कि रवि, जब ये सिचुएशन है और हमारा जो 20% 25% स्टाफ ऑफिस में आके काम करता है, तो गोइंग फॉरवर्ड हमको इतने लोगों की जरूरत है क्या? गोइंग फॉरवर्ड हमको इतनी सारी ऑफिसेस की जरूरत है क्या? अगर हमको ये जरूरत ऑफिसेस की और इसकी नहीं है, तो ये खर्चे कैसे कम हो सकते हैं? हो सकता है आप कई लोगों को जिनको रेगुलर ऑफिस नहीं आना, कई जो ऑफिसेज रेंट पे ले रखी है, उनमें से कुछ ऑफिसेज को आप कंसोलिडेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस का ये जो 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 कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, इसको ठीक से कर सकते हैं। जहां जहां पे एक्सपांशन है, लोगों को उसका फोकस करना चाहिए एक्सपांशन के ऊपर, कि आप एक्सपांशन को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। जयेश भाई, हाँ, आई थिंक वी आर एट 5:40. yeah, I would like to cut short and do conclusion. हाँ, कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा कि COVID-19 crisis is going to be worse in memories. Unseen, unprecedented, unlike 2008, 2001. It's going to survival. It's going to be like, मतलब हर आदमी याद रखेगा। जब कोविड हुआ तो लोगों ने मुझे 1929 की रिपोर्ट्स भेजी थी। वो रिपोर्ट जब मैंने देखी तो मुझे लगा किसी को वो 1929 में क्या हुआ था वो याद भी नहीं होगा। बट यस, उसके बाद जो कोविड के अंदर जो हो रहा है वो हम सबको याद रहेगा। हम सबको इसमें, मैंने इसको डिफाइन इस तरीके से किया है कि हम सबको इसमें 3L और 3S को बहुत ध्यान से देखना है। 3L इज लाइफ, लाइवलीहुड एंड लाइफस्टाइल, एंड 3S जो है सर्वाइव, सस्टेन और स्केल अप। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर भी एक को रिलेशनशिप है। जैसे क्या है कि लाइफ को रिलेट विथ सर्वाइवल। आज की तारीख में हर आदमी लाइफ और डेथ से जूझ रहा है। हर आदमी घर के अंदर कैद है। अगर हमारे पड़ोसी को अगर या हमारी बिल्डिंग में या हमारी एरिया में अगर कहीं पे कुछ कोरोना का मरीज मिल जाता है तो सब लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं। लोगों की इनकम हैज स्टॉप्ड, फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड। सो इसमें क्या होगा, वन नीड टू फोकस व्हेन वी टॉक ऑफ सर्वाइव कैसे करेंगे। वन नीड टू फोकस ऑन पीपल मैनेजमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रायोरिटाइज की बिजनेस एक्टिविटीज। जब हम इनके इम्पैक्ट पीपल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम। इम्पैक्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इवेल्युएट। ये समय है जब आप सबको इवेल्युएट करना है आपका की बिजनेस पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल सेल्स, कॉस्ट, मार्जिन, रिसीवेबल्स, लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री, फंडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको सारी चीजों का ये करना है। और मुझे पता है कि आप लोग सब लोग इस बिजनेस को सालों से चला रहे हो और अच्छी से अच्छी डिफिकल्ट कंडीशन से आपने ये बिजनेस को चलाया है। मुझे मालूम है कि एक टाइम ऐसा था जब लोगों को लग रहा था सर्वाइवल की एक दिक्कत आ रही थी। उस समय भी आप लोगों ने इस बिजनेस को, गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड। पास्ट में ऐसे क्या क्या, कौन कौन से समय थे जब आपने जाकर के अपने बिजनेस को संभाला है। गो बैक टू दैट और आपको उसका आंसर उसी में से मिलेगा। कोई नया आंसर मिलेगा नहीं, और नया आंसर मिलेगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। देन आपको प्रायोरिटाइज करना है ऑल द की एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना है। सो ये मैं बात कर रहा हूं जो ये है कि भाई ये है लाइफ विच इज सर्वाइवल। सेकंड में बात कर रहा हूं लाइवलीहुड, सस्टेनेबिलिटी। सी आज की तारीख में लाइवलीहुड, इंडिविजुअल की लाइवलीहुड इज अंडर क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज आर अंडर क्वेश्चन,
कंट्रीज आर अंडर क्वेश्चन। देयर आर कंट्रीज जिन्होंने ये कॉल लिया था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और आज की तारीख में उनकी मोर्टालिटी रेट जो है वो हाईएस्ट है। जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा आपके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। एक चीज बहुत क्लियर है जो कि मैंने इस समय पे सीखी है, चाहे मेरे दोस्त मेरा फोन उठाएं या नहीं उठाएं, पर मैंने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि कई ऐसे दोस्त थे जिनको पिछले 10-12 साल 15 साल की भागदौड़ में मैं हार्डली फोन कर पाता था। इस समय पे मैं सबसे बात कर रहा हूं। मेरी आप लोगों से सजेशन है कि आपके जो की सप्लायर है, जो क्रिटिकल सप्लायर है, जो क्रिटिकल बायर्स हैं, आपको सस्टेन रहना है तो उनसे आप बात करिए, उनसे कम्युनिकेशन का चैनल चालू रखिए। जिनसे आपको पैसे लेने हैं, आपको पता है कि इस समय पे वो पैसे नहीं देगा, पर आप उससे उसका हालचाल पूछ सकते हो, कम से कम फोन करके। एक चीज बहुत क्लियर है कि जैसे मेरी कंपनी का लोगो है रिलेशनशिप फर्स्ट, तो हम उस बात में बिलीव करते हैं। जैसे रिलेशनशिप इज, दो चीज, रिलेशनशिप जो है वो, एक तो आप बिजनेस के लिए चेस करते हो किसी को, दैट इज अ रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जो रिलेशनशिप लोगों से रखते हो, वो रिलेशनशिप हमेशा रखनी और उसको हमेशा फॉलोअप करना और लोगों से। और अब जैसे आपने इस समय देखा कि इस समय पे आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप ये देखिए कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा सिर्फ रिलेशनशिप में कैसे लगा सकता हूँ। मुझे पता है मेरी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे चेयरमैन थे, वो टाइम चार्ट बनाते थे और उन्हीं की बेसिस में मैंने मेरा टाइम चार्ट बनाना चालू किया था। उस टाइम चार्ट में हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया था कि हमारे दिन के 8 घंटे होते हैं या महीने के 30 दिन होते हैं, तो उसमें से कितना परसेंट टाइम किस एक्टिविटी को देना चाहिए। एज ए एमडी, एज ए सीईओ, हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू बिजनेस डेवलपमेंट, हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू माई टीम मैनेजमेंट, जो एचआर मैनेजमेंट है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल कभी वो टाइम बढ़ भी जाता था, जैसे हम अप्रेजल वगैरह साइकिल करते थे तो एचआर का टाइम 60% हो जाता था, क्लाइंट का टाइम 20% हो जाता था। बट ये एक बहुत क्लियर है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है 4 टुकड़ों में आप इसको बांट सकते हो, 25-25-25-25%। तो आप किस तरीके से आपकी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड डेट रिजोल्यूशन में मैं किसी एक क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, पर मैं उस क्लाइंट का ऐसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि एडलवाइज से उस क्लाइंट से मैं लगातार मीटिंग मांग रहा था, उन चेयरमैन से, बहुत रिनाउंड चेयरमैन है इस इंडस्ट्री के, उनसे मैं टाइम मांग रहा था और उनसे मुझे लगातार टाइम नहीं मिल रहा था। अचानक एक दिन उनसे मुझे टाइम मिला, बोलो रवि तेरे लिए तूने इतनी बार फॉलोअप किया तेरे ऑफिस ने, तो मैं तुझे 10 मिनट का टाइम दूंगा, तू 10 मिनट की मीटिंग करने के लिए आएगा। मैंने कहा साहब भाग के आऊँगा, दौड़ के आऊँगा। जब 10 मिनट की मीटिंग में गया तो कर्टसी अपने इंडियन में होती है कि वो पानी लेके आया, तो फिर वो पूछने सर आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी लोगे। तो मुझे तो मीटिंग एक्सटेंड करनी थी, मैंने कहा साहब पक्का चाय लूँगा, आप क्या लेंगे, आप भी चाय कॉफ़ी लेंगे। तो हमको एक पता है कि भी किसी भी स्टैंडर्ड से 10 मिनट के अंदर किसी भी मीटिंग के अंदर चाय या कॉफ़ी नहीं आ सकती अनटिल अनलेस उस आदमी ने पहले से बताया हुआ है। जब तक वो चाय कॉफी आती उस समय पे मैंने सिर्फ उनको ये पूछा कि सर व्हाट इज योर पेन प्रॉब्लम, व्हाट इज योर पेन। नहीं मेरे कोई पेन नहीं, मैंने कहा सर व्हाट इज योर पेन। क्योंकि हम सब जब मिलते हैं किसी क्लाइंट से तो हमारा एक सेट एजेंडा रहता है, हम सब उस एजेंडा को ड्राइव करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना किसी के पास, अब टाइम ही टाइम रहेगा। तो मेरी ये बात मानिए, इस चीज को फॉलोअप करिए कि आप एक अपने क्लाइंट से उसको क्या प्रॉब्लम है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे पास जो माल बना हुआ है, जिस जिस वीव का माल बना हुआ है, जो भी कॉम्बिनेशन का माल बना हुआ, वो कॉम्बिनेशन मेरा क्लाइंट ले। जबकि आप क्लाइंट को पूछो भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सब मैं आपको बताऊं तो 10 मिनट की मीटिंग थी। मेरी मीटिंग शाम को 4:05 पे चालू हुई थी। इट वॉज सपोज टू गो गेट ओवर बाई 4:15 PM पे। मेरी मीटिंग खत्म हुई 5:15 AM पे। मैंने उस क्लाइंट के साथ 13 घंटे बैठ करके डिस्कशन किया उस स्टेज के अंदर
एंड सिर्फ उसके अंदर हम लोग चाय कॉफी पी रहे थे, ये नहीं था कि हमारे लिए कोई लंच आया था या डिनर आया था। और उस क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि रवि, मुझे लाइफ में पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है फाइनेंस इंडस्ट्री से जिसने मुझे पूछा है कि व्हाट इज योर पेन प्रॉब्लम, व्हाट इज योर पेन पॉइंट। नहीं तो हर आदमी आता है और वो आकर के अपना 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 एजेंडा, जो उसको माल बेचना है वो बता करके चला जाता है। और साहब उसके बाद में उन्होंने ये अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आगे से हमारे लिए जो भी फंड रेजिंग होगा, जो आईपीओ होगा, जो भी होगा, उसके अंदर हम एडलवाइज इज गोइंग टू बी आवर की मैनेजर। एडलवाइज को हम हमारा मैनेजर बना करके ही बात करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम है वो एडलवाइज के साथ ही बात करके करेंगे। तो हमको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलता। जब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, थर्ड एल की जो मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो था वो था लाइफ, लाइवलीहुड, एंड थर्ड मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल, स्केल अप। हम सबको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और जो कि ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया, अर्लियर देयर वाज नो टाइम, अब टाइम ही टाइम है। अब हमको हमारे टाइम को हमारे वी वांट टू फुलफिल आवर ड्रीम। हमको ये है कि भाई हमको कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है। और ये नहीं है कि ये कोरोना होने से या साल भर का बिजनेस कम होने से ये इफेक्ट आएगा। ये इसकी रिकवरी भी उतनी स्पीड में होगी, इसकी रिकवरी भी वी शेप में होगी। तो हमको वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप, वी हैव टू थिंक ऑफ एक्सपांशन, we have to think of diversification and consolidation. But for that, all of us have to be physically, mentally, emotionally, and psychologically strong. Until and unless we are physically strong, we are mentally strong, we are emotionally strong, and we are psychologically strong, हम इसमें से कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट ये है, when unemployment goes up, self employment also goes up. When unemployment goes up, self employment also goes up. So what, हम तो सब कर्मठ लोग हैं, हम तो सारे योद्धा लोग हैं। what we have to do, हमने तो सबने अपने अपने बिजनेसेस को अपने हाथ से बिल्ड किया है। what we have to do, we have to take the bull by horn, and we have to rewrite the book how to win. how to win ये जो है बहुत लोगों ने लिखी है, बट हमको ये करना है कि हम कैसे इसको जीत सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है वो इमेंस अपॉर्चुनिटी है। स्पीड ब्रेकर आएंगे, स्पीड ब्रेकर जाएंगे, इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, बट हमारा माइंड जो है, जब मैंने कहा कि मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली वी शुड बी फिट, हमको ये देखना है कि हमारा माइंड कैसे बैलेंस कर रहा है, एंड वी हैव टू चेंज द गियर एंड क्रॉस इट। नाइदर, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, नाइदर टर्निंग बैक नॉर गेटिंग टू एप्रीहेंसिव अबाउट द करंट क्राइसिस and restraining business plans for it makes any sense. A mix of caution and calculated risk may work out as the best strategy. One has to revise the strategy, improve operational efficiency, and go ahead with prudent business practice. Finally, मैं जयेश भाई एक ही चीज बोलूंगा, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। हमको स्पीड स्लो करनी है और डायरेक्शन प्रॉपर चलना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक आई एम डन, आई हैव ऑलरेडी ओवरशूट बाय 5 minutes। थैंक यू रवि जी, थैंक्स अ लॉट। जो हमारे यहाँ के मेंबर को आपने दिया 3 चीज, ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एस, लाइफ, लाइवलीहुड, लाइफस्टाइल, वो आपको ध्यान रखनी है। और 3S स्टैंड्स फॉर सर्वाइवल, सस्टेनिंग एंड स्केलिंग अप।
ये तीनों को इट इज स्ट्रेट मैसेज। ये पीरियड को हमें कंस्ट्रक्शन पीरियड के तौर पे देखेंगे और अपॉर्चुनिटी पे नजर रखेंगे। कंटिन्यूस अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे, रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनकी क्या नीड चाहिए उसके बारे में पूछेंगे। और हमें जैसा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसा हमारा अपने खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। वो मैसेज है रवि जी बुपना का। और ये चीज कंस्ट्रक्शन पीरियड को कंसीडर करो, अपॉर्चुनिटी को देखो। चाइना का भी वैक्यूम मिलेगा इंडियन टेक्सटाइल्स को। इंडियन टेक्सटाइल लेबर और इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी काफी रिलीफ देगी, बहुत सारे चीज आएगी जैसे रवि जी ने बताया। रवि जी कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे पास है, मैं पूछता हूँ। हाँ प्लीज। टेक्सटाइल लेबर ओरिएंटल एंड कैपिटल इंसेंटिव है। करंट कोविड-19 की महामारी में भारत सब बिजनेस के बुक्स वीक हो चुके हैं, भारत के सब बिजनेस के बुक्स वीक हो चुके हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रिकवरी 10 to 12 मंथ्स लगेगा। इंडस्ट्री के लिए फंड लाइनिंग ऑप्शन में कम से कम है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हम टेकल करें? नहीं, फिर से आप बोलिए कि आपका क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है, जो टेक्सटाइल लेबर ओरिएंटेड है वो तो मैं समझ गया, पर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि एक सेकंड, कि फंडिंग जो ऑप्शन भी कम है हमारे पास, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे टेकल करें? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फंडिंग कम है तो हमको हमारे इंटरनल फंडिंग सोर्स से बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताई थी, जैसे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल और जो दूसरे मटेरियल है उनको कैसे हम स्ट्रेंथन करें, हम उसमें कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। जैसे कहाँ हमने हमारा जो मिसयूज है या कहाँ पर हमारा जो इन्वेंट्री साइकिल है उसको कैसे कंट्रोल करें, होल्डिंग को कैसे कम कर सकते हैं। एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें कोई मैजिक नहीं है कि इसके अंदर एक मैजिक है कि जादू की छड़ी आप घुमाओगे और आपको पैसा मिल जाएगा। ये बहुत क्लियर है कि टेक्सटाइल के अंदर एक जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने एक बचपन में बहुत पहले पिक्चर देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस समय पे सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का है वो रोटी पर है। किसानों के लोन माफ होते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो माफ करते हैं, वो गलत करते हैं। किसानों के लोन माफ होते हैं, किसानों को सारी सब्सिडी मिलती है। एक चीज बहुत क्लियर है कि अक्रॉस द बोर्ड अगर सारे टेक्सटाइल के जो एसोसिएशन हैं वो मिलकर के अगर एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड आई कैन हेल्प यू इन दैट, तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जाकर के एक बात कर सकते हैं कि हमको एक ये सब्सिडी, इतनी सब्सिडी मिलनी चाहिए। एक चीज और बहुत है जयेश भाई, जैसे पहले टफ का पैसा मिलता था लोगों को, मुझे ये पता है, मैं मैक्सिमम लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने टफ का पैसा लेके रियल एस्टेट में लगाया कि 3% के पैसे से हम 36% रिटर्न कमाएंगे। फिर रियल एस्टेट आगे पीछे हो गया, तो बाद में क्या हुआ, उनको रियल एस्टेट भी बेचना पड़ा और आज उनकी जो यूनिट है वो भी सारी की सारी एनपी होके लिक्विडेशन में गई हुई है, किसी की वेरियस जगहों पे गई हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि मेरा, इसीलिए मैंने ये कहा कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अपने सरकार से बात कर करके आपको ये बात करनी चाहिए कि इसकी फाइनेंसिंग स्कीम कैसे बने, और वो फाइनेंसिंग स्कीम बनने के बाद में वो फाइनेंसिंग स्कीम सब्सिडी इंटरेस्ट पे आए। मैं जीरो इंटरेस्ट की बात कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज फ्री में मिलती है मुफ्त का माल होता है वो, और मुफ्त का माल क्या होता है कि मुफ्त का माल प्रॉपर यूज नहीं होता है, तो उस पर थोड़ी कॉस्ट लगनी चाहिए। और थोड़ी कॉस्ट लगने के बाद में हमको, तो दो चीज है, एक इंटरनल मैनेजमेंट, सेकंड रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन टू द वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूट, और उनसे हम बात करेंगे तो ये फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। और इस समय पे कोविड के बाद में
ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, हो सकता है 3-6 महीने की तकलीफ आएगी, बट उसके बाद में इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान देगी। इसका जो सवाल था कि बिजनेस में अगर बुक्स वीक है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिकवरी के लिए जो समय लगेगा उसको फंडिंग कैसे मिले? अगर बुक्स वीक है तो फंडिंग कैसे मिलेगा, क्योंकि रिकवरी के लिए टाइम लगना है। जी, हाँ, तो कैसे, उसके लिए क्या करना चाहिए? रिकवरी पे तो आपको डेट, आपका जो सन्डी डेटर्स वगैरह है उसके ऊपर आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिलता है। हाँ, और बुक वीक है तो वो तो अब क्या है ना कि सारी, एक चीज बहुत क्लियर, ये पूरे देश की बुक, सारी बुक वीक हो गई है हाँ जी, साहब। अगर बुक वीक नहीं होती तो 47,000 करोड़ 43,000 करोड़ रुपए की डील भी नहीं होती थी जो 3 दिन पहले हुई थी। बराबर है। वो भी बुक वीक होने के कारण ही हुई है। हाँ, हाँ, सही बात है। ऐसे ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? देखिए ये सिचुएशन को टैकल तो क्या है कि हर आदमी को देखना पड़ेगा कि उसकी वीक बुक है, उसके अंदर कहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसको अपने बैंकर से बात करनी पड़ेगी, उसको अपने एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। देयर आर एडवाइजर्स हु कैन हेल्प यू इन गेटिंग दिस थिंग्स डन। सबसे पहले एक चीज बहुत क्लियर है कि आपको अपना माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस जीडीपी और मैं उसको कंट्रीब्यूट करूंगा और उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। सी इंस्टेंटली अगर आप बोलोगे तो मुझे ये कि भाई 1+1 करके 2 में कोई आंसर आ जाए, मेरे पास आज की तारीख में 1+2 का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप ये करोगे तो आपका ये हो जाएगा। सही बात है, सिचुएशन के हिसाब से टैकल करना चाहिए। ऐसे काम होगा। बराबर है। लॉकडाउन के पहले जो अप्लाई किया हुआ जीएसटी रिफंड मिल सकता है? मिलेगा ना। वो बराबर। तो वो तो मेरी आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोगों को तुरंत बात करनी चाहिए उसके बारे में, तो और उसको बात करके रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से आपको बात करनी चाहिए। आई थिंक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कई बार आकर के ये चीज बताई है। और अगर उसमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो there are people, in fact we can also help you in getting those refunds channelized। और इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से भी ये बहुत क्लियर है, ये रिफंड मिलना चाहिए और वो मिलेगा। और इस समय तो जैसे सरकार आपको आपका आपका सरकार आपको आपका ये जो टैक्स का पैसा और रिफंड कर रही है, तो जीएसटी का पैसा रिफंड भी बहुत तुरंत हो जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट। सही बात, थैंक यू। एक और सवाल था, जैसे आपने बीच में बताया कि पैसा का जो आता है उसका शिफ्टिंग होता है, तो डेड इन्वेंट्री में शिफ्ट हो जाए तो डिफिकल्ट होता है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो वर्किंग कैपिटल या फिक्स एक्सपेंस जैसे लोन के माध्यम से करता हुआ? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए? ऐसी कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स एक्सपेंसेस अपने लोन के माध्यम से करती हो? क्या उसको ध्यान रखना चाहिए जो इट कैन कन्वर्ट टू वीक ऑर्गेनाइजेशन? सी इसमें बहुत क्लियर है कि अगर आपने लोन के माध्यम से हो या ओन कैपिटल के माध्यम से हो, मेरा बहुत क्लियर मानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना जरूरी है। अगर आपने आपका खुद की भी कैपिटल है तो जैसे मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एक तो होता है कि आपकी जो खुद की कैपिटल है, जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है उतनी बिजनेस में लगती है, तो वो आपको एक्टिव रिटर्न देती है। जो सरप्लस कैपिटल है वो आपको वो आपको पेसिमिस्टिक रिटर्न देती है, वो आपको साइड बाय साइड रिटर्न देती जाती है। उसी तरीके से मेरा ये है कि आपके पास इन्वेंट्री का कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपके पास फिनिश गुड का कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपके पास डेट के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जो बोलते हैं कि हमने 90 दिन का उधारी दिया था और हमारा तो पैसा 180 दिन में भी नहीं आ रहा है, और अब मैं आगे सप्लाई करूंगा तो ही पुराना पैसा आएगा। ये एक इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि आप आगे माल दोगे तो पुराना पैसा लेके जाओ। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने 6 महीने का उधारी दिया हुआ है वो 6 महीने का उधारी अगले का कैपिटल हो गया। See, the question is that you should not allow that to become capital of somebody। आपको कहीं न कहीं उसको आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इंडस्ट्री में हर आदमी को
एक लिक्विडिटी कुशन बना के रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका जो टोटल बोरोइंग किया हुआ है उसका x परसेंटेज ऑफ बोरोइंग जो है 10% से, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 करोड़ की या 1000 करोड़ की बैंक लाइन है, तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसमें से 5%, 10% डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको उसको आपका लिक्विडिटी कुशन बना के रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी कुशन इन द सेंस क्या होता है कि जब आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को तुरंत निकाल सकते हो। वो लिक्विडिटी कुशन वो होता है जो कि आप अपना एफडी कर लो। अब तो म्यूचुअल फंड में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड के तो जो पोजीशन है वो हम सबको पता है। तो आपको अपनी उसको G-Secs वगैरह में रख सकते हो या और कहीं रख सकते हो, ताकि आपको इमरजेंसी के अंदर आप उसको यूज करो। नंबर 2, in case of any emergency, in case of any opportunity which is coming in your way, you can always use that liquidity cushion. इसका मतलब मेरा बोलने का ये है कि don't always use 100% of your capital for the business. Don't always use 100% of your borrowing for the business. Keep some money idle. Don't misuse it. उस पैसे को हमेशा साइड में रखिए और कोशिश करिए कि या तो स्ट्रेस में या अपॉर्चुनिटी में आप उस पैसे को यूज कर सको। बहुत बढ़िया आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। निश्चित के ऑन स्क्रीन कुछ क्वेश्चंस हैं, निश्चित आपसे पूछेगा रवि जी। आप गुड इवनिंग रवि जी। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। और मैं मतलब जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं यहाँ पर, एक चीज है, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग व्हाट यू सेड, क्योंकि आपने काफी सारी थंब रूल्स भी दिए फॉर अस टू बिल्ड ऑन हाउ द बिजनेसेस वी विल बी आल्सो बिल्डिंग इन। thanks a lot and congratulations for becoming a proud mother. Thank you. So a few questions we've got before, and बाद में जो live questions आए हैं we'll take that. Question that first of the one of the question is कि RBI ने liquidity infuse की हुई है और banks को पूछा है कि कहा है कि NBFCs को support करें, but banks seem a little reluctant about it. So at this time, what steps should weak NBFCs take for survival in case of no support from banks? You're talking to me about NBFCs? Yes. So not textile. Question is that so the question is that, see, at end of the day, whether it is weak NBFC or strong NBFC, RBI has given money to bank. वो LTRO के अंदर उनको पैसा 50,000 करोड़ रुपया RBI ने ईयर मार्क किया है। I think till last date it was only 12,500 crore rupees जो banks ने मांगा है। Why? Because banks are also afraid of getting their money back. See, here I would like to tell you a couple of things. Like, आप किसी भी बैंक के चेयरमैन के पास जाते हो, ईडी के पास जाते हो, वो डिसीजन नहीं लेता है। चेयरमैन, एमडी और ईडी, ये 3 लेवल पे जो पोजीशन है ना, उसमें डिसीजन नहीं होता है। जो डिसीजन होते हैं वो खाली जीएम लेवल तक होते हैं। एक बार आदमी जीएम से ईडी हो गया तो फिर वो रिटायरमेंट देखता है कि बाबा मैं चेयरमैन बन के रिटायर हो जाऊंगा, तो उसके बाद में सब चीज ठीक हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज फियर। सो द क्वेश्चन इज कि एक्स चेयरमैन या एक्स एमडी ये बोलेगा कि बिकॉज ऑफ फियर व्हाई शुड आई टेक दिस कॉल। बट द क्वेश्चन इज दैट एज अ एनबीएफसी एंड एज अ वीक एनबीएफसी, व्हाई यू आर वीक? यू आर वीक बिकॉज आपका जो लेंडिंग प्रपोजिशन है वो गलत होगा। अगर आपके पास लेंडिंग किया हुआ है और प्रॉपर सिक्योरिटी है तो यू आर नॉट वीक बैंकर, यू आर नॉट वीक एनबीएफसी। सो आपको ये देखना है कि अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया है लोगों को, पर्सनल लोन दिया है या कई जगहों पर जैसे वो बहुत छोटे छोटे लोन देते हैं, अगर वो सब दिया है
तो डेफिनेटली बैंक्स आर गोइंग टू टेक देयर ओन कॉल, एंड उसका कोई थंब रूल नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट मनी. फॉर दैट यू हैव टू मेक योर बैलेंस शीट स्ट्रांग. आपको अपने बैलेंस शीट में कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, आपको लीवरेज कम करना पड़ेगा. सी एक टाइम था, मुझे पता है एनबीएफसी इंडस्ट्री के अंदर जब लोग 8 टाइम लीवरेज करते थे, 8 टाइम्स लीवरेज करते थे, 1 रुपए के ऊपर 8 रुपया बोरो करते थे और उस तरीके से पैसा लैंड करते थे, जबकि इफेक्टिवली 1 रुपए पे 4 रुपया ही बोरो होना चाहिए, 3.5-4 रुपया बोरो होना चाहिए, 1:3 या 1:4 का रेशियो में बोरो होना चाहिए. There were companies who were borrowing up to 8 times. That is number one. So जो 8 times borrow कर रही थी, whether those were strong NBFCs or weak NBFCs, they need to know the answer. Number one. Number two, there are very few NBFCs in this country who are backed by strong parental. आदित्य बिरला, L&T, ये तो बहुत कम के माई बाप है ना, बाकी सबको तो सबने खुद के बिजनेस खुद बनाए. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लिक्विडिटी कुशन है, वो लिक्विडिटी कुशन तभी काम आता है कि आप वो लिक्विडिटी कुशन बैंकों को बताओगे. सी पीपल आर सेइंग दैट नाउ वी आर रेटिंग शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड. सी एट एंड ऑफ द डे एज व्हाई यू आर अ वीक एनबीएफसी, बिकॉज यू नीड टू सी दैट व्हाट इज योर कलेक्शन. आपने 1 साल में कितना पैसा लैंड किया और कितना पैसा आपको आना था, उसमें से कितना परसेंटेज पैसा you got it back. If you not got money back, then how can you go and sit on the lap of banker and say that boss give me more money because I am a weak NBFC and मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था या मेरा प्रोडक्ट मिक्स गलत था, इसलिए यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट मिक्स. बिजनेस को स्लो करो, स्लो बिजनेस करके या अपना बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर. ऑफ कोर्स you have to face time and you have to pass time, and at the same time you have to infuse some more liquidity in the system. क्योंकि लोग लिक्विडिटी क्यों नहीं डालते हैं? लिक्विडिटी इसलिए नहीं डालते लोग कि पहले लोगों को सबको ये था कि भाई मेरा बुक ईपीएस और मेरा बुक वैल्यू जो है वो इतना बढ़ेगा तो मैं इतना परसेंट एक्स इतना एक्स के ऊपर शेयर्स को प्लेस करूंगा. लोगों को वो लोभ छोड़ना पड़ेगा और उनको कमती पैसों में अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा. इकोनॉमी अगले 5 महीने के लिए नेगेटिव में रहेगा. आपके हिसाब से गोल्ड इज बेटर इन्वेस्टमेंट रादर देन स्टॉक्स? See, why gold is going to be a better investment rather than stock, उसका रीजन अलग है. See, why gold is going to be better, because जो मैक्सिमम जो पैसा है, बिकॉज ऑयल नेगेटिव में चला जा रहा है, ऑयल की प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो उसके हिसाब से people are investing into gold, and लोग चाइना से निकल रहे हैं और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी इस समय पे है नहीं. See, there is going to be major shift as far as industrialization and investments are also concerned. I personally feel that more and more people, which is like European countries and US and other economy, they are going to shift their focus from China and they are going to focus towards other countries. But China में उनका सबका इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है कि वो सारा पैसा कहीं भी लगा नहीं सकते हैं. तो डेफिनेटली गोल्ड इज गोइंग टू बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट, ये इस समय पे लग रहा है. आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर सबसे फास्ट रिकवर करेगा ये कोविड पोस्ट कोविड? फार्मा. दैट्स ट्रू. अरे तो यहाँ पे बेसिकली आपके फुल रेpertoire के हिसाब से काफी लोगों ने लाइफस्टाइल क्वेश्चन भी पूछे, वन ऑफ द एल्स दैट यू सेड. सो आई थिंक बहुत ही वेरिड रेंज ऑफ क्वेश्चंस है. The next question is, with FD rates falling drastically, what other investments do you recommend for senior citizens who look at the highest factor of safety and also such returns which can match with the inflation? सीनियर सिटीजन्स को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अगर वो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे शुड इमीडिएटली पुट सम ऑफ देयर मनी इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर सिटीजन स्कीम है.
जिसके अंदर आपको 1.5 या 2% हायर रेट पे पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड वो पैसा आप शायद 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपया लगता है, एक वो कर सकते हैं। और दूसरा सीनियर सिटीजन अगर बहुत ही सीनियर हैं, इफ सपोज दे आर 75-80 प्लस सिटीजन्स हैं, तो मेरा उनसे ये सजेशन है कि एंजॉय, आपके पैसे को एंजॉय करो। अब तो क्या आप बोनस की लाइफ जी रहे हो, एट द सेम टाइम अब कोविड के बाद अगर कोविड के बाद बच जाते हो तो डबल बोनस हो जाएगा। बस डबल बोनस होने के बाद में तो लाइफ को एंजॉय करो, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके नाती पोतों के साथ। ये एक लाइटर पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए ऐसा है कि इन्वेस्ट तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसी में होगा। मैं सीनियर सिटीजन्स को ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप जाके गोल्ड खरीद लो, बट ये है स्टेट बैंक की ये स्कीम है। उसके अलावा यू नीड टू टॉक टू योर फाइनेंस प्लानर, जो आपको समय समय पे अलग स्कीम दें। बट मैं आपको इसलिए भी एक और क्वेश्चन करूंगा कि प्लीज बी कॉशियस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर, जो आपको एक स्कीम से दूसरी स्कीम में घुमाते रहते हैं। वो खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के कमीशन के लिए लोगों को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में घुमाते रहते हैं, और उसके बाद में जब जब टेम्परलेस जैसा कुछ हो जाता है तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं, वो कॉल पे भी नहीं आते हैं। सो सीनियर सिटीजन्स, प्लीज टेक ड्यू केयर ऑफ योर मनी, एंड हो सके उतना आप कोशिश करिए कि भाई टाइमिंग के लिए आप एफडी के अंदर पैसा रखिए। हो सकता है आपके पास 1-2% इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट आपका प्रिंसिपल सिक्योर रहेगा। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर योर व्यूज। आपके हिसाब से ट्रेडिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑन एमसीएक्स एंड अदर सच प्लेटफॉर्म्स शुड इट बी स्टॉप्ड, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड और ऐसा एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं उसके कारण, स्पेकुलेशंस के कारण। स्पेकुलेशन के कारण प्राइस होते हैं, तो मैंने वही कहा ना कि अति सब चीज की खराब है। अगर आप सब चीज में सट्टा करोगे तो चीजों का फर्क आएगा, और अगर वो चीजों को आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, और जैसे मैंने कहा कि भाई आप अपने जो हेजिंग मैकेनिज्म के लिए चीजों को यूज करोगे तो वो प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। ये तो इंडिविजुअली है। सी हाउ कैन यू से दैट यस आप इसको स्टॉप कर दो या बंद ये कर दो। आई एम नोबडी टू आंसर दैट, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग जेवी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एंड पीई एंड जेवी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल। या इट अगेन डिपेंड्स दैट आप कौन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आप कौन से चैप्टर में हो, आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर हो। अलग अलग प्रोडक्ट में देर आर वेरियस पीपल हु कैन जो जेवी कर सकते हैं, जिन जो दोज हु आर अवेलेबल फॉर जेवी। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अपने कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ईमानदारी से डिस्कस करना पड़ेगा, सारी चीजें ठीक से बता करके डिस्कस करना पड़ेगा। और जहाँ तक पॉसिबल होगा आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको डेफिनेटली बताएगा कि किस तरीके से वो आपकी जेवी हो सकती है। थैंक यू। नाउ वी जस्ट टेक तो लाइव क्वेश्चंस जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आर ऑन अ कॉमन थिंग, दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द हर्डल्स फॉर मेक इन इंडिया as far as textile is concerned. I don't think there is any hurdle for textile or for anything in Make in India, because Make in India में अगर आप जाते हो तो आपको सारे तरीके के सपोर्ट मिलते ही हैं। I don't think there are any hurdle। फिर भी अगर क्या हर्डल है, अगर वो डिटेल में बताएंगे तो ही बात हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इफ यू आर देयर इन मेक इन इंडिया और उसका जो भी जहां भी आपने रजिस्टर्ड किया है, तो आपके लिए तो सब चीज रेडीमेड कारपेट है, रेड कारपेट है आपके लिए। जी, देयर इज अनदर कंसर्न कि जो डिमांड शिफ्ट होने वाली है चाइना से, but are we prepared for it, for production levels, and how are we at our end to meet out the production levels that which they are working at? कि जो चाइना से डिमांड आएगी, चाइना से जो डिमांड शिफ्ट होगी, वो आई एम श्योर कि वो हम पूरी मीट नहीं कर सकते हैं, पर हो सकता है कि उससे हमारा जो आइडल कैपेसिटी पड़ा हुआ था अगर हम उसको भी यूज कर लें तो भी बहुत है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इमीडिएटली जाकर के आप कैपेक्स का प्लानिंग कर लो कि चाइना से डिमांड आएगी, चलो लेट्स डू कैपेक्स का प्लानिंग। मुझे पता है कि जैसे
स्टील इंडस्ट्री में एक बार तेजी आई थी और तेजी आने के बाद में लोगों ने कैपेक्स करना चालू किया था और जब तक उनका प्लांट इंस्टॉल हुआ तब तक स्टील इंडस्ट्री में फिर से मंदी आ गई थी. तो प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. China, see, one thing which is very clear is that China is not going to get finished. और जब लोगों को एक चीज और है कि जब यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज आर, वो किसी के दोस्त नहीं है. जब उनको डिमांड लगेगी और दूसरी कंट्री वो सप्लाई नहीं कर सकेगी तो फिर से वो चाइना की तरफ जाएंगे. तो आपको ये करना है कि आपके पास जो आइडल कैपेसिटी है या थोड़े बहुत इक्विपमेंट में चेंजेस करने से अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप उतना ही एक्सपांशन का प्लान करो. राइट नाउ मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी इस समय पे इस समय पे जो ये अभी ये क्या बोलते हैं केमिकल और ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि आप ये कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मास्क के लिए जो कपड़ा चाहिए या जो पीपीई के लिए जो कपड़ा चाहिए या जो भी चीज चाहिए, आप उसके अंदर वेंचर आउट कर सकते हो. बट डोंट ट्राई टू एक्सपांड योर कैपेसिटी थिंकिंग कि चाइना की सारी डिमांड इंडिया में आ जाएगी. सो जो भी आप प्लान करो उसका टेक्नो इकोनॉमिकल स्टडी करने के बाद ही प्लान करिएगा. Thank you. How can Indian textile sector be competitive compared to China post-COVID? Same answer. Yes. So what happens to the companies जो consumer products provide कर रही है 0% finance पे? Are they going to have a loss of interest for 3 months? No, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट पहले जब उन्होंने आपको पैसा फाइनेंस किया उसी समय पे उनका प्रॉफिट होगा. बिकॉज कोई भी आदमी 0% से, आप एक बात करते हो 0% पे फाइनेंस कर रहा है तो अभी भी 0% ही है ना. सो उसका तो जो था वो तो क्या मैन्युफैक्चरर से सबवेंशन लेते हैं लोग. ये 0% फाइनेंसिंग की स्कीम में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो आपका खर्चा है, जो आपकी कॉस्ट है, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, वो मैन्युफैक्चरर इनबिल्ड करता है और वो उसको पास करता है. तो वो तो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है तो उसको कहीं पर भी कोई लॉस नहीं है. Sorry, एक second. Let me just check. Sorry. Should the industry ask for forbearance-based restructuring of debt or waiver of interest? What would be a win-win situation? See, I don't think anybody is going to do waiver of interest, but yes, one can always say that interest at a minimum cost, which is जैसे मैंने मेरे स्पीच में भी बताया कि at a lending rate plus some markup के ऊपर अगर आप पैसे की बात करते हो तो आपकी बात सुनी जाएगी. अगर हम जाकर के बोलेंगे कि हमको फ्री में पैसा दे दो, बिना इंटरेस्ट के पैसा दे दो, तो कोई भी उस चीज को मानेगा नहीं. जी, thank you. Do you think private banks will lend more than existing limits? For example, DP from 25% to 10%. I don't know whether private bank can lend more than your public sector bank, but yes, मैं ये बोल सकता हूँ कि बैंकिंग चैनल से पैसा आएगा. प्राइवेट बैंक तो पैसा कमाने के लिए बैठा है बॉस. एक क्वेश्चन, अगर आप देखो तो रिसेंटली मैंने तो एक अभी ये पढ़ा था कि कुछ एक बैंक थी जो कि प्राइवेट बैंक की थी, उन्होंने अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर थे उनकी सबकी लिमिट 90% से कम कर दी थी. बिफोर जॉब कट होने के पहले या बिफोर सैलरी दे सेड कि लोगों की सैलरी कट होगी, लोगों का जॉब कट होगा, तो हम लोग इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट वी आर रिड्यूसिंग देयर क्रेडिट कार्ड लिमिट टू बाय 90%. जबकि ऐसा मैंने कोई भी दूसरी बैंकों का नहीं सुना. सो बस प्राइवेट बैंक्स आर हियर टू मेक मनी एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज हियर टू मेक मनी. बट यस, सी एक चीज बहुत क्लियर है, आई थिंक जयेश भाई विल एग्री विद दैट इस देश में डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हुआ करते थे जो कि IDBI, IFCI और ICICI ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हुआ करते थे. ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अब सारे बैंक बन गए. सही बात है. और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं अभी मेरा एक
मेरा एक फेवरेट डिस्कशन पे आ रहा हूं कि जो सबसे बड़ा असेट लायबिलिटी मिसमैच है, एएलएम मिसमैच है, वो बैंकों के पास ही है। क्योंकि बैंकों के पास 3 से 5 साल का डिपॉजिट का पैसा आता है, जबकि वो लैंड करती है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को 12 साल, 15 साल, 13 साल। अगर वो पावर सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, बाकी सारे सेक्टर, उनको वो लंबा लंबा पैसा लैंड करते हैं। तो उनको एक देखना जरूरी है कि जब तक आपका क्रेडिट मार्केट थोड़ा सा डेवलप नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और शायद प्राइवेट बैंक के पास तो उससे भी कम पीरियड का पैसा होता है। सही बात है। आपने बिफोर आंसरिंग, व्हाइल आंसरिंग, जो दूसरे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन का भी जवाब दिया था, हाउ डू यू सी पोटेंशियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टर्न फ्रॉम लाइफस्टाइल टू मेडिकल यूजेस, जैसा पीपीई या एक्सेट्रा, जो मास्क आपने जो एग्जांपल, तो आप कैसे, आप डू यू सी अ लाइफ चेंज फ्रॉम टेक्सटाइल बीइंग प्रेडोमिनेंटली लाइफस्टाइल? एक चीज बहुत क्लियर है निश्चित, जो मैं ये मानता हूं कि कोविड दैट जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं आएगा, कोरोना इज गोइंग टू स्टे विथ अस। सी इट इज लाइक, मैं एक बहुत अच्छे कैंसर डॉक्टर की बात मानता हूँ। वो कैंसर के डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर बड़वे को मैं कोट कर रहा हूँ, डॉक्टर राजन बड़वे जो कि टाटा हॉस्पिटल के डीन हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। वो हमेशा ये अपने इधर हाथ लगा के बोलते थे कि रवि, जिनको कैंसर है, मैं उनको बोलता हूँ, डोंट ट्राई टू गो अवे विथ कैंसर, कैंसर इज गोइंग टू बी देयर इन योर बॉडी फॉर एवर। आप उसको ये बोलो कि तू मेरी बॉडी में रह, शांति से रह, तू भी रह, मुझे भी रहने दे, तू भी जी, मुझे भी जीने दे। सो उसी तरीके से जब तक कोरोना का कोई प्रॉपर वायरस, कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आएगा, ये रहेगा। और ये कब तक रहेगा हमको नहीं पता है। आज की तारीख में सब लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना के पास अलाना आ गया, फलाना आ गया। आज तो सुबह केजरीवाल जी भी बोल रहे थे, मैंने प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से ये कर लिया, वो कर लिया, सारा कुछ कर लिया। हाँ भाई, वो कर लिया, बट जब आप फिर से लॉकडाउन खोलोगे और जिस तरीके से लोग जाते हैं, जिस तरीके से लोग भीड़ मचाते हैं, उस तरीके से जब अगर भीड़ मचेगी, तब ये कोरोना इतना जोर से जितना जोर से फैलेगा, तब आपकी ये जो टेक्नो टेक्सटाइल जो मैं बात करता हूँ, टेक्नो टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। योर फैक्ट्री शुड बी इन अ पोजिशन टू डेवलप दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एंड मुझे नहीं लगता है कि इसकी डिमांड नेक्स्ट 1 साल तक, सी जज भाई, आई एम वेरी क्लियर दैट मार्च 21 तक का तो पूरा टाइम गया। चाहे हम आज खोलें या कल खोलें या परसों खोलें, जून में खोलें कि जुलाई में खोलें कि दिसंबर में खोलें, मार्च 21 तक तो सबको स्ट्रगल करना है। चाहे वो बिजनेस से स्ट्रगल करना है, चाहे कोरोना से स्ट्रगल करना है, चाहे किसी भी चीज से स्ट्रगल करना है। तो उसमें जो जो इनोवेटिव चीजें होती है उसको आप करते जाओ, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। और आदत बना लेनी चाहिए कोविड-19 के, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक उसके साथ रहने की, उसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी 2 दिन पहले एक डेंटिस्ट से बात कर रहा था, तो डेंटिस्ट बोलता है, रवि मुझे नहीं पता कि मेरा बिजनेस कहाँ तक जाएगा। मैं बोला क्यों? तो बोलता है, मैं खुद तो कवर हो जाऊंगा, पर मैं जो क्लाइंट आएगा उसको कैसे कवर करूंगा? अगर मैं उसका फेस कवर कर दूंगा तो मैं उसको ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? और उसके जाने के बाद में अगर उसने चेयर पे, अगर मुझे नहीं पता वो कोरोना का पेशेंट है कि नहीं। सी यू टॉक टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल डॉक्टरों से आप बात करिए, दे आर अफ्रेड लाइक एनीथिंग। 2 चीज, कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और हमारा आगे कैसे चलेगा। सो आप जब लोगों से बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये सब चीजें क्या हो रही। सी वन में वी शुड सैल्यूट टू ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर working day in day out. We should salute to all the police professionals and all the security staff who are day in day out working. हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमको उनकी थैंक करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज बाहर जाकर के डंडे मत खाओ। सही बात है। एक लास्ट क्वेश्चन है which also आपने लूजली आंसर कर ही दिया था। Would you see a recovery in stock markets? If yes, what would be the investor worthy sector? सी स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा
बढ़ता घटता रहता है। स्टॉक मार्केट इज लाइक चंद्रमा, वो अमावस आएगी तो एकदम घट जाएगा और पूर्णिमा आएगी तो एकदम बढ़ जाएगा। तो आई होप आई हैव आंसर्ड। Yes, sir. All right. That हाँ, was it. रवि जी थैंक्स अ लॉट, आपने अपना कीमती समय दिया। यार्न मार्केट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका उसके तरफ से मैं ऑन बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के बिहाफ में आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड वी आर ऑनर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone, and thank you for having me here. And I really enjoyed the question answer session, because हम तो जो बना के लाते रहे वो लिखते ही हैं, पर जो क्वेश्चन आंसर आता है उसमें आपका रियल टेस्ट होता है कि आप whether you were prepared or not prepared. Thank you जयेश भाई for calling me, and thank you, I think जयेश भाई इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए, और जयेश भाई इसी तरीके से लोगों पे आपका प्यार बनाए रखिए। अब सही बात। I know जयेश भाई is a very humble person, and इसी तरीके से, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मुझे पता है कि बहुत सारे हम्बल पर्सन है, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे नहीं मालूम कि किसी आदमी ने कभी कोई एरोगेंस रखा हुआ है। सो माई ऑल द गुड विशेस टू ऑल द फेलो मेंबर्स हु आर हियर, एंड इन केस जयेश भाई anybody needs any support, any help, we are always available. थैंक यू सर। रवि जी मैं आपको यही बात करने वाला था, वाज वेटिंग फॉर यू टू कंक्लूड कि इसके बाद यू मस्ट हैव गिव अस द प्रिविलेज, मैं जब भी आपको एक कॉल करूं प्लीज बी विद अस एंड इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक्स। Thank you जयेश भाई। थैंक यू। Thank you.